हेलो, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्लास में। मैं हूँ त्यासा सिल। मैं आ चुकी हूँ आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और विषय को कवर करने के लिए। आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो है आप लोगों का जो संपूर्ण विषय है, जैसे कि आप लोगों के पास इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और भी 2 विषय हैं। तो उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे, जो कि आप लोगों के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद मायने रखता है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए भी आता है, कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए भी आता है। तो यहाँ पे मैंने मिला जुला के लगभग 9-10 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि कुछ 2 मार्क्स के लिए हैं, कुछ 4 मार्क्स के लिए हैं, कुछ 5 मार्क्स के लिए भी हैं। ठीक है, अब चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। वहां से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा। मैं समझा दूंगी। इतिहास को देखिए, इतिहास को नागरिक को पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आप उसको कहानी बना के याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब किसी भी टॉपिक को एक स्टोरी दिमाग में बैठा लीजिए, एक स्टोरी बना के दिमाग में बैठा लीजिए, तो वो हमेशा आप लोगों को समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप लोगों को रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि मेज़नी कौन था। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मेज़नी कौन था? तो मेज़नी एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर यंग इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। अब आप लोग यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि 1831 में जो है वो इसमें यंग इटली की स्थापना हुई थी और किसने की थी? तो मेज़नी ने की थी। ठीक है, इससे आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है कि 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी और किसने की थी? तो मेज़नी ने की थी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कवर किया था कि मारियन और जर्मनिया कौन थी। तो वहाँ पे मैंने जर्मन एकीकरण के कुछ टॉपिक्स बताए थे, आप लोगों को थोड़ा बहुत कवर किया था मैंने। तो ठीक है, तो जर्मन एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो क्या हुआ था कि 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, जर्मन क्षेत्रों को जीता था और जर्मन राइन का संघ का संगठन किया था। मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि जर्मनिया का चित्र का प्रयोग किया गया था वहाँ के कलाकारों द्वारा, और उसकी तलवार में लिखा हुआ था कि जर्मन राइन जर्मन की रक्षा करती है। तो उस क्षेत्र को जीता किसने था? तो उस क्षेत्र को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था। कब जीता था? 1806 ईस्वी में जीता था। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ? 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के क्षेत्र को जीता और राइन संघ की स्थापना की। फिर क्या होता है कि जिससे जर्मन में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब कभी भी अब आप लोग संगठन में जुड़ते हैं तो कोई आप लोगों के पास विचार होता है। मान लीजिए कोई नेता अगर किसी दल के साथ जुड़ता है, मान लीजिए बीजेपी के साथ जुड़ता है या फिर कांग्रेस के साथ जुड़ता है, तो उस नेता को उस पार्टी का विचार अच्छा लगता होगा। तो ऐसे ही जब एकीकरण जर्मन के एकीकरण के लिए उस संगठन की स्थापना हुई तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जर्मन लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया प्रशा ने मिलकर दबा दिया। तो कुछ जर्मन जो थे इसका विरोध कर रहे थे। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन लोगों को ही ऑस्ट्रिया ने क्या किया? देखिए यहाँ पे पढ़िए, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर उन लोगों को दबा दिया। अब दबा दिया तो कूटनीति के बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब अगर कुछ लोग विरोध में हैं और उसको दबा दिया जाए तो जो काम
के लिए उनका विरोध हो रहा था, तो वो काम तो आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया और जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खूनी रविवार क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खूनी रविवार के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि खूनी रविवार क्या है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये डेट याद रखना होगा कि कब हुआ था। तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल पहुंची। जार के महल की ओर जा रहे थे, जिसे जार के सेनाओं ने उन्हें अपने विरोधी समझकर ऊपर बर्बरतापूर्वक उन पर गोलियां बरसा दी। क्या हुआ था देखिए कि जो वहाँ के लोग थे, आम नागरिक थे, तो वो जो थे रूस की जो आम जनता थे वो जार के महल की तरफ जा रहे थे कुछ प्रार्थना लेके, कि कुछ मांग थी उनकी। तो वो सोच रहे थे कि अगर हम जार यानी शासक के पास जाए और मांगे तो वो हमारी बात ज़रूर समझेंगे। लेकिन उनके सेनाओं को ऐसा लगा कि वो हम पर जो है हमला करने आ रहे हैं। तो उन सेनाओं को थोड़ा सा गलतफहमी हो गया और इस गलतफहमी में आकर उन लोगों ने मजदूरों पर हमला चला दिया, मतलब गोली बरसा दिया। ये लगभग जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने पूरे अंधाधुंध गोली चला दी थी, तो उसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ पे मजदूर मारे गए थे, हजारों मजदूर जो मारे गए थे गोलियां चलाने के कारण, हजारों मजदूर घायल हुए। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार। और एक ये पॉइंट आता है कि ये जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, रविवार को हुई थी। और कब डेट आप लोगों को याद रखना है कि 9 जनवरी को हुई थी। ठीक है, 9 जनवरी को हुई थी 1905 में और रविवार को हुई थी, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट बनाते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखने के लिए कहा है कि कार्ल मार्क्स का थोड़ा ब्रीफ स्केच, जैसे कि इंग्लिश में पूछा जाता है आप लोगों के क्वेश्चन में किया इसका, जैसे कि पहला चैप्टर आप लोगों का लेंचो के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं, लेंचो। तो लेंचो का ब्रीफ स्केच कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे भी कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांत यानी उसका थोड़ा स्केच, उसके जीवन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। आंसर देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखिए इसको। जर्मन के राइन प्रांत के मेघुआ शहर में हुआ था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? 1818 में राइन प्रांत के मेघुआ शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण वे रूस के राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने के लिए अग्रसर हुए। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो जो एक मिनट रुकिए, मॉन्टेस्क्यू और रूस, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू और रूस का गहरा अध्ययन किया था उन्होंने। तो उनको पता था कि रूस की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो अगर किसी को सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता होगा तो ये भी पता होगा कि उसको सुधारा कैसे जाता है। तो इसीलिए वो सुधारने के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने 1868 ईस्वी में 10 कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, रचना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यानी उसके किताब में क्या क्या सिद्धांत था, तो आइए देखते हैं। तो उसके किताब में द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत था। वर्ग विहीन, जो वर्ग से बिछड़े हुए थे, राज्य विहीन का सिद्धांत शामिल था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत शामिल था और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शामिल था। ठीक है, तो यहाँ हमें कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों का पता चल गया। यानी उन्होंने अपने किताब में उन्होंने क्या क्या सिद्धांत पारित किया था, क्या क्या लिखा था, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछा जाता है कि हिंदी चीन का क्या अर्थ है।
तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, तो ठीक है इसी के बारे में है कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के संयुक्त रूप को हिंदी चीन कहा जाता है। हिंदी चीन कहा जाता है क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का आधिपत्य था और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था, तो इसीलिए इन्हें हिंदी चीन का एक किताब दिया गया था। इन तीनों को मिलाकर हिंद चीन कहा जाता था। ठीक है, तो हिंद चीन अगर कहीं शब्द का यूज हो रहा हो तो आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पे वियतनाम भी है, लाओस भी है और कंबोडिया भी है, तीनों को मिलाकर बात कही जा रही है। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर की तरफ चलते हैं कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। लेनिन, ठीक है, लेनिन की नई आर्थिक नीति, वो अपने आर्थिक चीज़ों को लेकर क्या क्या सोच रहा था, उसकी नीति क्या थी, योजना क्या थी। जैसे कि हमारे देश में कई आर्थिक नीतियां चलाई जाती है, तो लेनिन की आर्थिक नीति क्या थी, इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, तो 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, चर्च की समाप्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों में वस्तु के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। तो क्या क्या किया गया, ठीक है, 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। तो सबसे पहले लेनिन ने ये किया कि एक इंसान के पास या फिर एक घर के लोगों के पास एक सीमित संपत्ति होगी। फिर दूसरी चीज क्या की गई कि रेलवे और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी वो देश के हाथों में चला गया, यानी अब जो उसका वहन करेगी वो कौन करेगी, सरकार करेगी। ठीक है, तो दो चीज हो गया, यहाँ से दो चीजें देख लिया हम लोगों ने कि एक तो सीमित संपत्ति होगी और रेलवे और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और तीसरी चीज है कि चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, और इन तीनों चीजों के करने से हुआ क्या, जिससे उद्योगों में वस्तु के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और इस प्रकार रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। तो यही थी लेनिन की आर्थिक नीति, जो कि एक बहुत ही अच्छी नीति के तौर पर माना जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में साम्यवाद और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, क्या हुआ था, साम्यवाद और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। और क्या हुआ था, जो वियतनाम था उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवाद की सरकार बनी हुई थी और दूसरी दक्षिणी वियतनाम जहां अमेरिका सरकार बनी हुई थी। तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा कि आप लोगों को कि उत्तरी वियतनाम में किसका शासन था, तो साम्यवाद का था, और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का शासन था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अब चलिए और एक शासक के बारे में पढ़ते हैं, मतलब और एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं, हो ची मिन। यहाँ पे हो ची मिन मार्ग की बात की गई है। तो हो ची मिन मार्ग क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं भी बहुत थी इस मार्ग की। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हो ची मिन मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। अभी हमने दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का जिक्र किया। तो ठीक है, तो ये एक मार्ग है, यहाँ से समझ में आता है कि ये एक मार्ग है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्ग हुआ करता था, जो कि लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें अनेक प्रकार के
जिसमें अनेक प्रकार के कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। कि देखिए ये जो मार्ग है ना, हो ची मिन्ह मार्ग, ये वियतनामियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था। अगर ये मार्ग नहीं होता तो जो वियतनाम है वो अमेरिका से लड़ नहीं पाते। ये मार्ग के बारे में तो एक तो जंगली मार्ग था, तो इसके बारे में जो नागरिक थे, वहाँ के नागरिक थे, उनको बहुत पता था उस मार्ग के बारे में, क्योंकि वो वहाँ के लोकल थे ना, तो लोकल होने के कारण उनको उस मार्ग के बारे में पता था। तो कहाँ छुपने की जगह है, मार्ग में भी उन्होंने छोटे छोटे छुपने की जगह बनाई हुई रहती थी। तो जब भी सैनिक हमला करते थे, अमेरिकी सैनिक जब भी हमला करते थे उनके ऊपर, तो वो उन मार्गों में छुप जाया करते थे। और लगभग सैनिकों को खाना पहुंचाने का काम भी उन्हीं मार्गों से किया जाता था। तो इस प्रकार हो ची मिन्ह जो था एक महत्वपूर्ण मार्ग था। तो इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर वापस लौटना पड़ा। इसी मार्ग के कारण अमेरिका को लौटना पड़ा, क्योंकि ये मार्ग जो था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था युद्ध के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था अफ्रीका से वापस लौटने के बाद। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह था, आंदोलन था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। तो ये जो सत्याग्रह था ये किसानों के लिए बेसिकली शुरू किया गया था, जो नील की खेती करते थे उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उस दौरान। तो गांधी जी ने ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो बेसिकली जो नील की खेती करते थे उन किसानों के लिए किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेज किसान से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बगान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ था देखिए, जब 1917 में अंग्रेजों ने किसान पर ज़बरदस्ती क्या की, एक धौंस जमाना शुरू किया और उन लोगों ने कहा कि नील की खेती करनी होगी। अब नील की खेती करनी होगी, प्लस बगान मालिक जो थे उन्होंने कर काफ़ी बढ़ा दिया था। कर जो था वो काफ़ी हाई हो चुका था, यानी कर यानी भाड़ा, एक तरफ से कह लीजिए जो भाड़ा देता है ना हम लोग, तो किसी भी चीज़ में भाड़ा अगर ज़्यादा हम लोग से लेने लगे कोई, तो हमें तो परेशानी होगी ही। अब भाड़ा भी ज़्यादा लेने लगे, जो बगान मालिक थे वो हमसे कर भी ज़्यादा लेने लगे और हम पर जोर जबरदस्ती नील की खेती भी हमसे करवाई जा रही थी। तो इससे जो थे किसान काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो जब गांधी जी को पता चला तो उन्होंने 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया और शुरुआत कर दी। तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, तो यही है चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बना रही हूँ। ठीक है, आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और वीडियो आ जाएगी और भी जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी मैं बातचीत करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी कुछ टॉपिक्स में आप लोगों को क्लियर करना है टॉपिक्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।